भारत के इतिहास में कमजोर से कमजोर बहुमत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो कि पीएम मोदी के साथ हुआ। मतलब सदन के अंदर ऐसा पहली बार हुआ कि विपक्ष ने मोदी शाह को मुंह पर बेइज्जत किया, लेकिन किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली। तो आखिर क्यों बीजेपी ने विपक्ष के सामने हार मानी, आपको बताएंगे। एनडीए में दो फाड़ के चलते अमित शाह ने नायडू पर क्या एक्शन लिया और मोदी ने आखिर क्यों सांसदों को जेल भेजने की धमकी दिया, पूरा खेल समझाएंगे। लेकिन पहले उपराष्ट्रपति चुनावों के चलते कितना खौफ में है मोदी सरकार, खबर देखिए। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि पीएम सीएम को हटाने वाले बिल पर संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, नीतीश और चंद्रबाबू सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह ने मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में बिल पेश किया कि अगर 5 साल से ज्यादा वाले अपराध में किसी मुख्यमंत्री को जेल हुई तो 30 दिन हिरासत में रहने के बाद 31वें दिन अपने आप कुर्सी चली जाएगी। अब इस बिल से मोदी शाह विपक्ष को डरा रहे हैं या फिर कि अपनी सरकार बचा रहे हैं, इसको लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने नीतीश नायडू की तस्वीर को शेयर करते हुए खुलासा करते हुए लिखा है कि मोदी शाह ने संसद में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने का बिल पेश किया। खबर है कि नायडू और नीतीश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। मोदी सरकार को चिंता है कि वे समर्थन वापस ले सकते हैं। तो जाहिर है कि गुजरात लॉबी को सरकार गिरने का खौफ सता रहा है। इसीलिए एक तरफ खबर आई कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं, दूसरी तरफ अचानक से आनन फानन में अमित शाह ने सदन में बिल पेश कर दिया। दरअसल ये कोई संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस बिल को पेश करने से पहले एनडीए की मीटिंग तो की, लेकिन किसी घटक दल की सहमति नहीं ली। फिर अचानक से ये बिल पेश हुआ तो तहलका मच गया। एक तरफ सदन में अमित शाह ने बिल पेश किया, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भरे मंच से बिहार जाकर नीतीश नायडू को धमकी दी है, तो टीडीपी के सांसदों ने गदर काट दी है। जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो जमानत पर कौन बाहर है? चंद्रबाबू नायडू। और जब नायडू के बगावत करने की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है तो इस समय मोदी जी के बयान देने का मतलब क्या बनता है, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि शाह के इशारे पर पहले भी नायडू को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो क्या एक बार फिर से वही होने जा रहा है? खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए द हिंदू की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने नायडू को राहत देते हुए उनकी जमानत रद्द करने की याचिका खारिज की। ये खबर 15 जनवरी 2025 की है। नायडू भी जमानत पर बाहर टहल रहे हैं और एक नहीं कई मामलों में नायडू को जमानत मिली है। एक और खबर देखिए। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू को 3 मामलों में जमानत मिली। ये खबर जनवरी 2024 की है। इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी ने कहा होगा कि जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं वो इस कानून का ज्यादा विरोध कर रहे हैं। अब विपक्ष के विरोध से तो मोदी सरकार को फर्क पड़ता नहीं, कैसे मानसून सत्र में जबरदस्त विरोध के बीच भी बिल पारित हुए आप जानते हैं। तो ऐसे हालातों में क्या विपक्ष नहीं बल्कि नायडू को मोदी ने खुले मंच से धमकी दी है? दरअसल मोदी का निशाना विपक्ष नहीं बल्कि नायडू है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। मौजूदा समय में मोदी शाह के लिए विपक्ष से ज्यादा उपराष्ट्रपति चुनाव बचाना जरूरी हो चुका है। इसीलिए बीजेपी आला कमान किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको बता दें कि अमित शाह के बिल और मोदी के धमकाने से पूरा खेल पलट चुका है। एक तरफ मोदी की धमकी के बाद से टीडीपी के 16 सांसद नाराज हैं, दूसरी तरफ नायडू ने दिल्ली दौरे को कैंसिल किया है। पहले खबर आई कि उपराष्ट्रपति चुनावों के बीच नायडू दिल्ली आएंगे, लेकिन फिर नायडू 21 अगस्त को दिल्ली नहीं पहुंचे और 22 अगस्त को पीएम मोदी बिहार निकल गए। तो क्या मोदी ने बिहार की धरती से आंध्र प्रदेश को संदेश देकर बड़ी चूक कर दी है? और क्या उपराष्ट्रपति
चुनाव बीजेपी के लिए नाक से ज्यादा मोदी की कुर्सी बचाने का सवाल बन चुका है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है कि बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतना टेंशन क्यों खा रही है। फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब है सीटों का गणित, जो कि पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कहता है उपराष्ट्रपति चुनावों के सीटों का गणित, वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीटों के गणित के हिसाब से एनडीए के पास 422 और इंडिया के पास 312 सांसद हैं। एनडीए के पास 31 ज्यादा हैं, तो वहीं इंडिया के पास 79 सांसदों की कमी है। आपको बता दें कि 48 सांसद ऐसे हैं जो कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। मौजूदा हालातों की बात करें तो बीजेपी के पास बहुमत मौजूद है, लेकिन क्या ये बहुमत दिखावे का है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे बीजेपी बौखला रही है, ऐसे में खेला तो होगा, और किधर से होगा खेल समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के आंध्र प्रदेश दांव से सीटों का खेल फंस चुका है। आंध्र प्रदेश के बी सुदर्शन रेड्डी तेलुगु अस्मिता से लेकर आंध्र प्रदेश के वोटर्स की सांसदों की पहली पसंद बन चुके हैं। इसीलिए सबकी नजरें सिर्फ नायडू नहीं बल्कि जगन मोहन रेड्डी और बीआरएस के सांसदों पर भी टिकी हुई हैं। आंध्र प्रदेश के सांसदों की अगर बात की जाए तो टीडीपी के 16, वाईएसआरसीपी के 4, जनसेवा के 2, बीजेपी के 3 सांसद आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। तो वहीं राज्यसभा में टीडीपी के 2, वाईएसआरसीपी के 7 और बीजेपी के 2 सांसद हैं। अगर सिर्फ टीडीपी, वाईएसआरसीपी, जनसेवा और बीआरएस के सांसदों को जोड़ दिया जाए तो संख्या होती है 34, और अगर इसमें एआईएमआईएम के सांसद को भी जोड़ दिया जाए तो संख्या बल हो जाता है 35। ऐसे में साउथ के 35 सांसद और 48 निर्दलीय सांसद मिले तो खेल पलट सकता है। वैसे तो इंडिया गठबंधन को 79 सांसदों की जरूरत है, लेकिन बगावत करने वाले सांसदों का टोटल तो 83 हो रहा है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार भी दबाव में हैं, और नीतीश के करीबी सांसद गिरधारी यादव ने तो पहले ही एसआईआर का खुलकर विरोध किया था और राहुल गांधी को सपोर्ट किया था। ऐसे में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो विपक्ष का उपराष्ट्रपति बन सकता है। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि जो देश में माहौल चल रहा है, जो पार्लियामेंट में माहौल चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चांस मिल सकता है और विपक्ष अपने उम्मीदवार को जिता सकती है। दूसरा, ये विपक्ष का एक लिटमस टेस्ट भी है। अगर ये इसमें जीत जाते हैं तो विपक्ष फिर दूसरा प्रयास करेगा, और अगर वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में विपक्ष जीत जाता है तो फिर वो इस सरकार के खिलाफ अविश्वास लेके आ सकता है। तो दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान खुलासा किया है कि जैसा माहौल है ऐसे हालातों में उपराष्ट्रपति चुनावों में खेल पलट सकता है, और अगर विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव जीता तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। तो क्या बीजेपी का बहुमत डगमगा रहा है? ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव पलटा तो मोदी सरकार का आगे क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या धनखड़ का इस्तीफा मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।